हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बहुत ही मज़ेदार चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, कार्बन और उसके कंपाउंड। ठीक, हमारे पास वैसे तो प्राप्त हैं 118 तत्व हमारे पास, बट हम कार्बन और उसके तत्व ही क्यों पढ़ रहे हैं, ये आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका जवाब आपको आपकी अपनी रूम में ही या आपके अपनी क्लास में कहीं भी आपको मिल जाएगा। आप अपने चारों तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो आप पाएंगे कि 100 में से 90% जो आपके पास सामान है वो सारे कार्बन के बने हैं। जैसे ये मार्कर कार्बन का है, ये बोर्ड हमारा कार्बन का है, जो लकड़ियाँ हैं वो कार्बन की हैं, ये पॉलीथीन जो आता है ये कार्बन का है, ये कपड़े जो हमारे कार्बन के, पेपर जो है वो कार्बन का है, डीएनए में कार्बन, सारी जगह कार्बन ही कार्बन, इतना कार्बन पूछो मत, कार्बन ही कार्बन है। इसलिए हम इस कार्बन के बारे में अलग से पढ़ते हैं। अलग से क्या आप कहें तो पूरी केमिस्ट्री की एक ब्रांच बन जाती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं या आप बता रहे हैं हम आपको कि केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी मोटा मोटा अगर हम देखें केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। फिजिकल को हम लोग कहेंगे भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, और इनऑर्गेनिक को हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। मोटा मोटा केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, और भी पार्ट होते हैं, बस ये बड़े बड़े होते हैं। ठीक, अब फिजिकल में हम उन चीज़ों पर डील करते हैं जो थोड़ा फिजिक्स से जुड़ी होती है, जिसमें आधी फिजिक्स होती है आधी केमिस्ट्री होती है। ऑर्गेनिक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पूरा का पूरा ऑर्गेनिक होता है, मतलब पूरे के पूरे कार्बन वाले पदार्थ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बनिक रसायन, यानी कार्बन होते हैं, उसके कंपाउंड होते हैं पूरा का पूरा। और इनऑर्गेनिक वह पार्ट है जिसमें कार्बन नहीं होते हैं। बात समझ में आए? यानी कि ऑर्गेनिक यहाँ पे देखिए आप, एक पूरा ब्रांच किस पर आधारित है, ये कार्बन पर आधारित है। यानी कि कार्बन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप समझ सकते हैं। और हमारे पास लगभग 30 लाख, कह सकते हैं 30 से 40 लाख हमारे पास कार्बन के कंपाउंड उपस्थित हैं। बात समझ में आई? अब हम आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कार्बन, उसके एलोट्रॉप्स, उसका आईपीसी नाम क्या होता है, और भी अल्कोहल और सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक, तो रसायन की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिक को का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि ऐसा ब्रांच केमिस्ट्री का जिसमें हम लोग कार्बन या उससे बने जितने भी यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनको समझते हैं कि उनके क्या गुण हैं, कैसे उनके क्वालिटीज़ हैं, क्या उनका टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है, कैसा है सब कुछ, उसको हम इस पार्ट में केमिस्ट्री के पढ़ते हैं। ठीक, कार्बन के जो यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि इन कार्बनिक यौगिक की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आप एकदम फ्रेश हेडिंग डाल दीजिए कि कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं। कार्बनिक यौगिक की विशेषताएं। ठीक, आइए हम समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो जो पहला हम देखेंगे कि तत्वों की उपलब्धता, यानी कि कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व पाए जा सकते हैं। अब ये कार्बन के यौगिक हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें कार्बन तो रहेगा ही। ठीक, कार्बन के साथ जो सबसे ज़्यादा हमको तत्व मिलता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक, हाइड्रोजन कार्बन साथ रहेगा। इसके बाद जो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है वो होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन साथ नाइट्रोजन भी होते हैं। कभी कभी इन कार्बनिक यौगिकों में सल्फर भी आ जाता है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कार्बन मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे और थोड़े थोड़े नाइट्रोजन भी कभी कभी मिलेंगे।
और सल्फर भी हमको कभी कभार मिल सकते हैं। ठीक, दूसरा हम देखते हैं कि इन कार्बनिक यौगिकों का स्रोत कहाँ से क्या होता है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक, तो कार्बनिक यौगिक का जो वो मुख्य स्रोत है वो होता है जीवधारी, यानी कि जीवधारी में क्या क्या ले सकते हैं हम, जैसे जीव जंतु हो गए, जीव जंतु के साथ साथ जो हमारे पेड़ पौधे हैं, ठीक, यानी कि कार्बनिक यौगिक हमें जीव जंतु से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलते हैं, जबकि जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमें प्रकृति से प्रदान होते हैं। ठीक, जैसे मिनरल्स हो गए हमारे, कैल्शियम, पोटेशियम और सब चीज़ें हैं, ये सारे हमें प्रकृति से प्राप्त होंगी। नमक हो गया, NaCl और सब चीज़ें हो गई, ये हमें कहाँ से प्राप्त होंगी, प्रकृति से सीधा, मतलब जो निर्जीव चीज़ें हैं। जबकि जो कार्बनिक यौगिक है ये हमें कहाँ से मिलेगा, जीवधारियों से, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए इत्यादियों से। इसके बाद तीसरा हेडिंग है जो हम डालेंगे कि यौगिकों की संख्या। यौगिकों की संख्या, हमने आपको पहले ही बताया कि कार्बन के जो यौगिक है बहुत अधिकांश मात्रा में प्राप्त है। आप ऐसे तकरीबन हमें जो प्राप्त है वो लगभग आप कह सकते हैं 30 लाख के आसपास। कितना कंपाउंड हम कह सकते हैं, 30 लाख के आसपास। आइए हमारा अगला पॉइंट है कि यौगिक की जटिलता, यानी कि हमारे पास जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं एज कम्पेयर अगर हम बात करें अकार्बनिक यौगिकों की। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप एक छोटा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे NaCl है। ठीक, NaCl, देखिए कितना छोटा कंपाउंड है, इसमें 2 एलिमेंट है, सिंपल बन जा रहे हैं। उसी तरह हो गया हमारा H2SO4, शायद कितने सिंपल कंपाउंड है। उसी जगह अगर हम कार्बनिक की बात करें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे कि DNA हो गया हमारा। ठीक, DNA का अगर आप संरचना देखें तो काफ़ी जटिल है, कई सारे क्षार इसमें आ जाते हैं। प्रोटीन्स हो गए हमारे बहुत सारे, इन सारे की स्ट्रक्चर जो होती है, जो संरचना होती है वो काफ़ी जटिल होती है। ठीक है, ये काफ़ी जटिल होते हैं, इनकी अपेक्षा थोड़े कम जटिल होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं कि ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है इन सब पर। ऊष्मा का प्रभाव, ठीक, अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक की, तो ये अकार्बनिक की अपेक्षा काफ़ी कम होते हैं। जैसे अगर हम क्या बात करें, किसी गलनांक हो गया और क्वथनांक, क्वथनांक हम लोग इंग्लिश कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक ये क्या होता है, थोड़ा सा कंपेयर करें तो उनकी अपेक्षा अकार्बनिक वाले की तो थोड़ा कम होता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा बंधकों की प्रकृति। बंधकों की प्रकृति, यानी कि कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक रसायन में ज़्यादातर कौन से बॉन्ड देखे जाते हैं। ठीक, तो दो जो बड़े बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है सहसंयोजक बंध, एक होता है रासायनिक बंध। अगर हम कार्बनिक वाले में बात करें तो ज़्यादातर जो आबंध बनते हैं, कार्बनिक वाले में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो आबंध बनते हैं वो होते हैं सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध क्या होता है, ऐसे बंध होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। उसी तरह अगर हम अकार्बनिक की बात करें तो अकार्बनिक वाले जो बंध होते हैं ये ज़्यादातर बनते हैं आयनिक बंध। आयनिक बंध, आयनिक बंध सहसंयोजक बंध की अपेक्षा काफ़ी मजबूत बंध होता है। ठीक, ये काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसी तरह जो इनका क्वथनांक होता है, गलनांक होता है, ये क्या इनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है इन लोगों का, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है ये काफ़ी मजबूत होता है। अगला पॉइंट हमारा जो होगा वो है विलेयता। विलेयता, विलेयता क्या होता है,
विलेयता हमें ये बताता है कि कोई चीज़ किसी पदार्थ में कितना घुल सकती है या कितना घुल रही है, वो हमें क्या कौन बताता है? विलेयता बताता है। जैसे अगर हम कार्बनिक की बात करें तो जो कार्बन के यौगिक होते हैं वो जल में नॉर्मली नहीं होते, जल में ये क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। अगर हम वहीं उसी तरफ उसकी बात करें अकार्बनिक वाले कंपाउंड्स की जाता है, और दूसरी तरफ अगर हम उसकी बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गए, ये नाम आपके लिए नए होंगे बट आप समझिए ये सब क्या हैं, अभी हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। एल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, ये सारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाता है? विलेय हो जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में विलेय होता है, यानी कि घुल जाता है उसमें। कि कार्बनिक जो यौगिक हैं ये जल में अविलेय होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो जाते हैं? विलेय हो जाते हैं। उसी तरफ जो हमारे अकार्बनिक वाले हैं ये तो जल में तो विलेय होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाते हैं? अविलेय। कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम कार्बन को ही खूब अच्छी तरीके से समझ लें कि ये क्या है, आखिर कहाँ है ये, मतलब इसके बारे में थोड़ी जानकारी इसको समझ लेते हैं आखिर यह क्या है। ठीक है, अगर हम कार्बन की बात करें तो ये ग्रुप 14 का पहला मेंबर है। अगर आप पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देखेंगे तो आपको पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा, इसमें ग्रुप 14 का जो पहला तत्व है वो कार्बन ही है। ठीक, इससे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका जो प्रदर्शन हम लोग करते हैं किससे करते हैं? प्रदर्शन की बात करें तो इसको हम लोग लिखते हैं सी से, कैपिटल सी से हम सबको लिखेंगे। ठीक, ये कार्बन हो गया। अगर इसमें हम परमाणु भार बात करें, परमाणु भार, इसका परमाणु भार होता है 12, लगभग 12 लेते हैं, 12.14 ऐसे होता है, बट हम 12 माने कोई दिक्कत नहीं। इसका परमाणु क्रमांक की बात करें, अगर परमाणु क्रमांक तो वो आता है निकल कर 6। ठीक, अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो आपने क्लास 9th में ये बात पढ़ी होगी कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6, और प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6। ठीक, यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है। फिर इसके बाद हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, आप 10 में पहुंच गए, इतना तो आता ही होगा। तो यहाँ पे है 6, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आएगा 2 और 4। ठीक, 2 और 4। बाहरी कोश में अब आप देख सकते हैं ये आंतरिक वाला कोश है, ये वाला बाहर वाला कोश है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब क्या है कि कार्बन एक चतुस्संयोजी तत्व है। ठीक, चतुस्संयोजी होने का क्या अर्थ है? चतुस्संयोजी का मतलब ये है कि कार्बन 4 अलग अलग या फिर 4 सेम कंपाउंड या फिर किसी तत्व के साथ क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, बंध बना सकता है। ठीक, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? चतुस्संयोजी। ये हो गई हमारी कार्बन की बेसिक जानकारी कि कार्बन आखिर है क्या। आपने कार्बन देख लिया, इसको ये ग्रुप 14 का पहला मेंबर है। ठीक, इसको हम लोग सी से लिखते हैं। परमाणु भार इसका 12 होता है, मोटा मोटा हम लोग 12 ही ले लेंगे। उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है, यानी 6 होने का मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता है 2 और 4। कार्बन अगर यहाँ पे 4 है तो कार्बन एक क्या हो गया? चतुस्संयोजी तत्व हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि
आपने एक बात अभी इसमें देखी होगी कि कार्बन जो बंध बनाते हैं वो बंध होता है, बंध की जो प्रकृति थी, यानी ये लोग किस प्रकार का बंध बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध, यानी कार्बनिक यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक आबंध।